जो सच्ची मेहनत से पढ़ता है वही सफलता की सीढ़ी पहले चढ़ता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेनस्ट समीकरण। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस लेसन से जहाँ तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें नेनस्ट ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है या महत्वपूर्ण स्थान बना रखा है। तो आइए शुरू करने से पहले आपसे रूबरू होना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं आपसे, और आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नेनस्ट समीकरण। नेनस्ट समीकरण क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी होंगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको इससे रिलेटेड बताऊंगा और कुछ इसका एक समीकरण नेनस्ट ने हमको प्रोवाइड कराया था, उसको करके दिखाऊंगा कि क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, सबसे पहले आपको बताते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, देखो मैं छोटा सा उदाहरण लूंगा ताकि आपको समझा सकूं, प्रीवियस लेक्चर से जोड़ने का भी प्रयास करूंगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव का। देखिए, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड, सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड यह एक धातु की छड़ होती है। किसकी छड़ होती है? धातु की बनी हुई पतली छड़ होती है। और जो इलेक्ट्रोड है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कैथोड और दूसरा आपका क्या होता है? एनोड। तो धातु की बनी पतली छड़ इलेक्ट्रोड कहलाती है और एक इसमें दो प्रकार इसके हैं, एक कैथोड और दूसरा क्या है? एनोड। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के जो आवेश है, इनका जो अंतर है, इनके आवेश का यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो अंतर है वही क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रोड विभव। और यहां पर जो विभव है, अगर मैं इस विभव को परिभाषित करना चाहूं तो किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के बीच का अंतर विभव कहलाता है। किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? विभव। और ये यदि ये इलेक्ट्रोड विभव है तो इलेक्ट्रोड के विभव के बीच का अंतर यानी इलेक्ट्रोड दो प्रकार के, एक कैथोड और दूसरा एनोड, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा? अंतर। यहां मैंने आपको एक बॉक्स के अंदर दो छड़ डाल दी है धातु की, जिसमें से एक पर धनावेश है और एक ऋणावेश, एक कैथोड के रूप में कार्य कर रही है और एक एनोड के रूप में। इन दोनों पर जो विभव होगा, इन दोनों पर जो आवेश होगा, उसका जो अंतर होगा उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। समझ गए मेरी बात? विलयन के सांद्रण के मध्य इलेक्ट्रोड विभव एवं जो विलयन की सांद्रता है उसके मध्य संबंध को दर्शाने वाला समीकरण क्या कहलाता है? नेनस्ट समीकरण। अब मैं आगे की तरफ बढ़ूं, आपको बताऊं नेनस्ट समीकरण एक्चुअल में है क्या। नेनस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव और सांद्रण के मध्य एक संबंध दिया था जिसको मैं लिख सकता हूं E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन एन एफ। RT अपॉन एन एफ log 10 log बेस 10 1 अपान एम एन प्लस 1 अपान एम एन प्लस। एन प्लस क्या है? ये कोई धातु का बना मेटल यानी धातु का कोई इलेक्ट्रोड है जिनसे n नंबर आप इलेक्ट्रॉन निकले हैं। जैसे मैं इधर बताऊं आपको,
देखो, अगर मैं बताऊं कि ये कोई मेटल है जिससे मैंने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दी, क्या निकाल दी, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, Mn प्लस, यही तो लिख रखा है ना मैंने यहाँ। तो ये क्या है, अब E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 अपान NF log 10 1 अपान Mn प्लस। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं उन्हें डिफाइन करता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपका ये है सेल विभव, या फिर इसी को हम इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं, और ये है मानक सेल विभव या फिर इलेक्ट्रोड विभव। जो हमारा R है ये रीडर वर्ग नियतांक है, कौन सा नियतांक है, रीडर वर्ग नियतांक। इसका मान होता है 8.314, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। दूसरा हमारा है T, T है परम ताप, केल्विन, परम ताप 298 केल्विन, और F है फैराडे नियतांक, इसका मान होता है 96,500, होता है एग्जैक्ट 96,485, 96,485, लेकिन इसको मान लेते हैं हम लगभग 96,500 कूलाम मोल इनवर्स, कूलाम मोल इनवर्स। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। Mn प्लस क्या है, धातु आयन की सांद्रता। तो ये हमारा रहा नेनर समीकरण, और ये रही इससे संबंधित चीजें। E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपान NF log बेस 10 1 अपान Mn प्लस, जहां E क्या है हमारा सेल विभव, E नॉट क्या है मानक सेल विभव, R क्या है रीडर वर्ग नियतांक, T है परम ताप 298 केल्विन, F है फैराडे नियतांक जिसका मान होता है 96,485, लेकिन हम उसको मान लेते हैं 96,500। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Mn प्लस क्या है, धातु आयन की सांद्रता, Mn प्लस क्या है, धातु आयन की सांद्रता। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, और इसका जहां यूज होगा आपको आगे पढ़ाते समय बताता रहूंगा, जहां भी यूज होगा वहां आप इसका इस्तेमाल करके और डेरिवेशन करेंगे, या फिर किसी सवाल का उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप इसको नोट कर चुके होंगे, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। देखो भैया, एक साइंटिस्ट थे और उनका नाम था फैराडे, साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, फैराडे। क्या नाम था, फैराडे। उन्होंने विद्युत अपघटन के कुछ नियम दिए थे। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए या एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित आवेश की क्या होती है, समानुपाती। देखिए, अगर मैं इसको लिखूं W
किसके समानुपाती है? Q के। जहां हमारा Q क्या है? आवेश Q है और Q बराबर होता है I इंटू टी। क्या होता है Q बराबर? I इंटू टी। तो मैं क्या कर सकता हूं, अब जहां Q है वहां पर इस मतलब इसमें Q की वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा? W इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। देखो W यानी निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, ये किसके समानुपाती है? प्रवाहित धारा के, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा W मात्रा विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित आवेश यानी Q के क्या होती है? समानुपाती। तो W हो गया आवेश की मात्रा, W हो गया पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, W क्या हो गया? मुक्त पदार्थ की मात्रा, मुक्त पदार्थ की मात्रा, ये हो गया हमारा मुक्त पदार्थ की मात्रा। और आवेश Q हो गया, और Q बराबर होता है I इंटू टी। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। तो मैं अभी अगर यहां से इसको हटाऊंगा कांस्टेंट को, तो क्या लिख सकता हूं? W इक्वल टू जेड I इंटू टी। W इक्वल टू जेड I इंटू टी। देखो W क्या है? मुक्त पदार्थ की मात्रा, I क्या है? धारा, T क्या है? समय। I क्या है? धारा, और T क्या है? समय। I हमारा क्या है? धारा, और T क्या है? समय। I हमारा क्या है? धारा, और T क्या है? समय। यहां पर जो जड़ लगाया गया वो समानुपाती स्थिरांक है। जड़ क्या है? समानुपाती स्थिरांक। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रवाहित आवेश है और निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। Q बराबर होता है I इंटू टी। तो मैंने Q की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो W प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी हो गया। अब जब यहाँ से ये समानुपाती और निशान हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा जड़। जड़ क्या है? समानुपाती स्थिरांक। यानी फैराडे ने बताया कि जब किसी विद्युत अपघट्ट में आप आवेश प्रवाहित करोगे तो कैथोड और एनोड दोनों इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, तो कैथोड और एनोड दोनों पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा Q के क्या होगी? समानुपाती। नोट कर लीजिए इसे। इसको आप नोट कर चुके होंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। बोलो, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है ना? भैया मैं क्या करूं, पूरा प्रयास करता हूं कि आपकी छोटी से छोटी कमी को दूर करूं। मैं अपनी बात को इतनी बेहतर ढंग से आप तक पहुंचा पाऊं कि आपको लगे कि हाँ सर ही मेरे लिए बेस्ट है। बिल्कुल प्रयासरत हूं, बस आप थोड़ा मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ बने रहने का प्रयास कीजिए। मैं आपके लिए पूरी तत्परता से लगा हुआ हूं। अब दूसरा नियम क्या है फैराडे का? देखो फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम, फैराडे ने विद्युत अपघटन का एक दूसरा नियम भी दिया और उसमें बताया, ये द्वितीय नियम है हमारा, द्वितीय नियम, और उसमें बताया कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है, समान मात्रा, विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है, विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांकित द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती हैं। कैसे? देखिए, देखो मैंने अभी निकाला था, इसको मैं अगले पेज पे करता हूं। मैंने अभी निकाला था W बराबर होता है
जेड इंटू आई इंटू टी, जेड इंटू आई इंटू टी। अब मैं यदि आवेश की मात्रा, निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा है उसको ले लूं W1 अपान W2। देखो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को हमने क्या ले लिया, W1 अपान W2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, E1 अपान E2, E1 अपान E2, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू मैं पुट करूं E1 की, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो और करके मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, W1 अपान W2, W1 अपान W2 इक्वल टू Z1 IT अपान Z2 IT। क्या लिख सकता हूं, Z1 IT और Z2 IT। और अगर ये IT IT क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो W बराबर क्या होता है, Z इंटू आई इंटू टी, और W1 अपान W2 यानी निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W1 और W2 है, और प्रवाहित आवेश की मात्रा E1 और E2 है। इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूँ, W1 और W2 निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, Z1 और Z2 ये दोनों कांस्टेंट है, और IT और IT ये हमारे क्या है, Q बराबर I इंटू टी। तो IT IT हो जाएगा कैंसल, और अगर IT IT कैंसिल हुआ तो ये हमारा क्या आ गया, और करके मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ W1 अपान W2 इज इक्वल टू E1 अपान E2। ये हमारा फाइनल समीकरण है। नेक्स्ट मतलब फैराडे के द्वितीय नियम का। फैराडे ने द्वितीय नियम में सिर्फ यही बताया था कि यदि समान पदार्थ में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा आपस में क्या होगी, समान। यानी W1 W2 निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा है, E1 और E2 प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, W1 और W2 वही है निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, Z1 और Z2 क्या है, कांस्टेंट Z1 Z2, और I इंटू टी आई इंटू टी। अब अगर I इंटू टी आई इंटू टी ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया, W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2, या फिर इसको मैं अगर चाहूं तो लिख सकता हूं W1 अपान W2 इक्वल टू Z1 अपान Z2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग भैया। ठीक है, देखो E किसके समानुपाती है, Z के। E क्या है हमारा, Z क्या है, रासायनिक तुल्यांक। Z क्या है, रासायनिक तुल्यांक। E क्या है, तुल्यांकी भार। E क्या है, तुल्यांकी भार। अब अगर मैं यहां से ये कांस्टेंट हटा दूं तो यहां पर क्या लग जाएगा, E इक्वल टू FZ। ठीक है, अब आप सोचोगे कि F क्या है, भैया F है फैराडे नियतांक। F क्या है, फैराडे नियतांक, जिसका मान अभी मैंने आपको बताया था 96,485। ठीक है, ये फार्मूला भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी सारे न्यूमेरिकल छोटे छोटे इसी से हल होंगे इस लेसन के। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल। सेल घरों में इस्तेमाल किए जाने वाली वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। देखो इस लेसन को शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था, इस लेसन को शुरू करने से मैंने बता दिया था
कि ये विद्युत रसायन है, यानी रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण हमेशा किसमें होगा, विद्युत में। तो ये क्या बोला, विद्युत रासायनिक सेल। सेल वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का एक दूसरे में अंतः परिवर्तन, देखो कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा का किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में अंतः परिवर्तन होता है। ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, यानी कि रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में। और इसके आधार पर ये दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार इसका देखते हैं क्या है, पहला है विद्युत अपघटनीय सेल। इस सेल में विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। देखो एक ही बात आपको बार बार रिवाइज करनी है, एक ही बात को आपको बार बार रिवाइज करनी है कि रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में। ये रही आपकी विद्युत ऊर्जा और इसको किस में बदलना है, इस सेल में विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। गलत लिखा हुआ है ये, आप यहां रासायनिक होना चाहिए और यहां क्या होना चाहिए, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसमें बाह्य विद्युत धारा की सहायता से असतत रेडॉक्स अपक्रिया होती है। असतत रेडॉक्स अपक्रिया, सुनो मेरी बात, जैसे मैं बात करूं असतत रेडॉक्स, सबसे पहले एक बात आप समझ चुके होंगे कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ही सेल का काम है और यह विद्युत अपघटनीय सेल है। असतत रेडॉक्स क्या होता है, मेरी बात सुनो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस पूरी अपक्रिया में यदि आप देखें तो कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं और जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी इस अपक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन की प्रक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया साथ साथ हो रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। यदि किसी अपक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ हो रहा हो, यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ भी रहा हो और इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा हो, तो उसे आप क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया। सिर्फ ऑक्सीकरण होता तो उसको ऑक्सीकरण बोलते, सिर्फ अपचयन होता तो उसको अपचयन बोलते। लेकिन जब किसी अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़े भी और इलेक्ट्रॉन निकले भी तो उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। ये असतत होती है, लगातार। एक बार अगर रेडॉक्स अपक्रिया प्रारंभ कर दी गई जिससे ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है तो ये अपक्रिया लगातार होती रहेगी। इस प्रकार के सेल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है, बढ़ूं मैं आगे की तरफ। दूसरा हमारा है गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल। इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यहां सही लिखा हुआ है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला गया, विद्युत ऊर्जा में। इसमें सतत रेडॉक्स होता है। सतत का मतलब, मैं चेक करूं यार, रुको एक मिनट। इसमें असतत है और इसमें सतत। कहने का मतलब यह है लगातार रेडॉक्स अपक्रिया होती रहेगी। और ध्यान यही रखना है कि रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में, और इसमें लगातार सतत अपक्रिया यानी सतत रेडॉक्स अपक्रिया होगी जिसके कारण यह विद्युत धारा को उत्पन्न कर पाता है। इस प्रकार के सेल को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल।
मतलब क्या है कि लगातार रेडॉक्स अपक्रिया, एक बार अगर रेडॉक्स अपक्रिया शुरू हो गई तो फिर वो समाप्त नहीं होगी। मतलब कुछ ऐसे सेल होते हैं कि एक बार आप लेके आइए खरीद कर, उसके बाद उनको घरों में इस्तेमाल करिए, उसके बाद उन्हें फेंक ही देना है, क्योंकि उसमें लगातार रेडॉक्स अपक्रिया होती रहती है। जब अपक्रिया बंद हुई तो दोबारा अपक्रिया नहीं कराई जा सकती, यानी उनको आपको फेंकना ही पड़ेगा। इस प्रकार के सेल को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटनी सेल। अगला हमारा है सेल। ये तो मैंने आपको बता दिया, विद्युत अपघटनी सेल। दूसरा हमारा हो गया गैल्वेनिक अथवा वोल्टीय सेल। अब इसका डायग्राम भी बना के आपको मैं दिखा ही देता हूं। कैसे बनाऊंगा? देखो, विद्युत अपघटनी सेल का डायग्राम। ये है, ये आपकी है कॉपर की छड़। ये आपकी है जिंक की छड़, यानी जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ डाली जाती है। उसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रोडों को इस प्रकार आपस में जोड़ दिया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को इस प्रकार आपस में जोड़ दिया गया और इनके बीच एक लवण का सेतु लगा दिया जाता है इस प्रकार से। किसका सेतु लगा दिया गया? लवण का सेतु। और जिंक सल्फेट में जिंक का सॉल्यूशन, तथा कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा गैल्वेनिक सेल है, आप इसको बना लीजिए। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। सबको प्यार भरा नमस्ते।